हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी को ही टारगेट करते हुए मैं यहाँ पर इस सीरीज को क्रिएट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। थोड़े से गैप के बाद फिर से मैं इन क्लासेस को रिज्यूम कर रही हूँ। गैप के लिए बहुत बहुत सॉरी चाहती हूँ आप सभी से और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने सारे की सारी क्लासेस को देख लिया होगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एडोलेसेंस, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, आपका जो यूनिट चला हुआ है वो 1 चला हुआ है और चैप्टर आपका 3 रहेगा। आज कंप्लीट किशोरावस्था को डिस्कस करेंगे, एडोलेसेंस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, स्टेज के बारे में, इसके चैलेंजेस के बारे में, डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करेंगे कि एडोलेसेंस के अंदर आपका फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, बेसिकली ये 4 ही होते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। और एजुकेशनली हम इन बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर बात करें एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस जो शब्द है वो एडोलेसेरे शब्द से जो है वो लिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, एडोलेसेरे शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि बढ़ना, या आप कह सकते हो टू ग्रो टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूं, परिपक्वता की ओर बढ़ना। आपको पता है मैच्योरिटी क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि इस स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं बेसिकली 10 प्लस एज के बच्चे होते हैं और वो बेसिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। मतलब एक ऐसे स्टेज तक आ चुके होते हैं जहां पर अब वो बच्चे नहीं है, अब उनको सारी चीजें आराम से अच्छे से समझ में आने लग जाती है। तो अपनी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं ये बच्चे, ठीक है, वो अपने अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक मतलब निकल के आता है, एडोलेसेरे शब्द से लिया गया है एडोलेसेंस। ओके, आपसे पूछा जाता है फादर कौन है, जनक कौन माने जाते हैं किशोरावस्था के? तो फादर जो माने जाते हैं वो स्टेनली होल माने जाते हैं। स्टेनली होल ये जनक माने जाते हैं बेसिकली। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन्होंने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए काउंट भी किया है, तो इसको मैं आगे भी आपको डिफाइन करूंगी कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है इसमें बहुत उथल पुथल बच्चे के दिमाग में चलती रहती है। वो बिल्कुल भी अपने वश में नहीं रहता, किसी की मानता नहीं है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही थोड़ा सा मतलब मेजर जो टाइम है उसका उसके फ्रेंड्स के साथ ही निकलता है, तो इसलिए उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है। और स्टेनली होल इसके बारे में बात करते हैं। स्टेनली होल ने इस एडोलेसेंस की कंप्लीट स्टेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि आपकी पूर्व किशोरावस्था आ जाती है। इसके अलावा मिडिल एडोलेसेंस, जिसको हम मध्य किशोरावस्था कह देंगे, और लेटर एडोलेसेंस, यानी कि जिसको हम उत्तर किशोरावस्था कह देंगे। अगर एज की बात करें तो 10 to 13 ईयर्स की आपकी अर्ली एडोलेसेंस स्टेज रहेगी, 14 to 17 ईयर्स की आपकी मिडिल एडोलेसेंस रहेगी, और 17 to 19 ईयर्स की आपकी लेटर एडोलेसेंस रहेंगी। हालांकि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे यहां पर आपका ये 11 से 14 कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर इसको 19 ना लेकर के इसको 21 पे स्टार्ट कर देंगे तो वो बुक्स टू बुक वेरी करती है। मैंने जो आपको बताया कि जो कंप्लीट एडोलेसेंस है, कंप्लीट जो किशोरावस्था की अवस्था, अगर मैं WHO के अकॉर्डिंग बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, तो वे 10 से 19 साल के जो स्टेज होते हैं उसको एडोलेसेंस के तहत मानते हैं। आप मल्टीपल बुक्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में वो नहीं रखेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो 19 to 21 रहेगा, तो मतलब इसको ये कहीं ना कहीं 18 से 21 कर देंगे, तो वो बुक्स टू बुक आपका वेरी करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस इसके अंदर एडोलेसेंस को डिवाइड किया गया है। स्टेनली होल यहाँ पर जनक माने जाते हैं इस स्टेज के। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना है, जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, इसको परिवर्तन का समय कहा जाता है, अवधि कह देते हो, अवधि आई थिंक मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, इसको परिवर्तन की, बदलाव की अवधि कहा जाता है, क्योंकि ये जो बेसिकली पीरियड होता है वो चाइल्डहुड से, ठीक है, आप यहाँ पर चिल्ड्रन ना लिखते हुए एक सेकेंड, आपका जो चाइल्डहुड की एडोलेसेंस से पहले जो आपकी स्टेज आ जाती है वो कौन सी? चाइल्डहुड आ जाती है, बचपन वाली अवस्था आ जाती है। बचपन से बदलाव का समय, कहां से? बचपन से और वयस्क अवस्था तक, यानी कि अडल्टहुड तक। अडल्टहुड, हिंदी वाले प्लीज बुरा ना मानना, मैं आपको बोल देती हूँ, लिख भी देती हूँ, वयस्क अवस्था। ओके, तो ये जो स्टेज है वो 2 स्टेज को कनेक्ट करती है, बचपन को कनेक्ट करती है किससे?
मतलब पहले बच्चा क्या था, किस स्टेज में था, बचपन वाले स्टेज में था, चाइल्डहुड में था, तो चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक जाने का एक बदलाव का पीरियड माना जाता है, इसलिए इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड यहाँ पर कहा जाता है। ओके, अब इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो साइंस वाले तो मतलब समझ ही लेते हैं, जो आउट ऑफ साइंस है उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, वो मतलब मेजोरिटी में मानते हैं कि जो प्यूबर्टी है वही एडोलेसेंस है, वो ऐसा मान करके चलते हैं। ऐसा नहीं है, एडोलेसेंस के जो स्टेज है वो आपकी 10 से 19 या फिर 20-21 साल तक की होती है, लेकिन प्यूबर्टी इसका एक सिर्फ हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा है प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी आपका इसमें स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो यौन है आपका, यौन अवस्था है आपकी, वो इसमें शुरू हो जाती है, यौन काल भी आप इसको कह देते हैं। ओके, और ये कब स्टार्ट होती है, अर्ली एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाती है, अर्ली एडोलेसेंस में, क्योंकि जो पूर्व किशोरावस्था आपने देखा होगा यहाँ पर 10 से 13, और आपको पता है कि जो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जो फीमेल है, फीमेल बॉडी के अंदर जो एग्स होते हैं उसका बनना जो वो स्टार्ट हो जाता है, और जो मेल बॉडी है उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब जो है इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर मेल हो गया, फीमेल हो गया, जो लड़का है जो लड़की है वो अब रिप्रोड्यूस यहाँ पर कर सकती है। ओके, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज यहाँ पर आप इसको मान करके चलेंगे, यौन परिपक्वता उनके अंदर आ जाती है, मतलब जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहला पीरियड वो यहाँ तक अनुभव करने लग जाती है, अप्रोक्स 12 से 13 साल तक। ठीक है, ऑल्दो अभी के टाइम में तो बहुत अर्ली हो चुकी है सारी चीजें, बात मतलब पहले जो होता था, और जो लड़के होते हैं उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी यहाँ पर आ जाती है, बच्चे अब रिप्रोड्यूस यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी प्यूबर्टी है। ओके, आई थिंक आपको प्यूबर्टी समझ में आया होगा, मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो गए बच्चे अब, लड़की भी और लड़का भी। ओके, सो दिस इज प्यूबर्टी, जो कि अर्ली एडोलेसेंस में हो जाता है। अब ये नहीं है कि प्यूबर्टी इज इक्वल टू एडोलेसेंस, ऐसा नहीं होता। ओके, ये सिर्फ एक हिस्सा है एडोलेसेंस का। ओके, तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद इसको ना स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की जो अवस्था हो उसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो अभी तक तो बच्चा क्या था, एक बचपन वाली अवस्था में जी रहा था, एकदम से उसके अंदर, क्योंकि अगर फीमेल बॉडी है उसके अंदर अगर एग का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो बच्चे के शरीर में होते हैं, वो उसको खुद को ही नहीं पता चल पा रहा होता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे फिर वो फीमेल बॉडी हो। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी चीजें, फिजिकली बच्चा पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका होता है, उसको एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, पिंपल्स, मतलब तेल निकलने लग जाता है उसकी बॉडी से, यहाँ पे स्किन में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मल्टीपल हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल चिड़चिड़े टाइप हो जाते हैं अगर उनको अच्छी तरीके से हम टेक केयर ना करें, उसको हैंडल ना करें। तो स्ट्रेस और स्ट्रॉम की जो अवस्था वो इसीलिए इस स्टेज को कहा जाता है, पहले से वो बेचारे अपने शरीर को लेकर के परेशान हैं। दूसरा, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, अपने दोस्तों के साथ खेलते उठते बैठते हैं, उनकी ही चीजें मानते हैं, पेरेंट्स के साथ उनकी बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्टेज में, तो इसलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज पे कहा जाता है, तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। क्रूशियल स्टेज माना जाता है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बच्चा जो कुछ भी एक्सपीरियंस करेगा वो उसको थ्रू आउट द लाइफ हमेशा उसके वो मस्तिष्क में चलता रहे, उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको अफेक्ट करेगा, जो भी इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा एक्सपीरियंस करेगा। सो इसलिए इस स्टेज को बहुत ही क्रूशियल पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम एज इसको कहा जाता है, समस्या उम्र इसको कहा जाता है। समस्या उम्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, बेसिकली अपने पेरेंट्स की तो बिल्कुल भी नहीं मानते, उनके साथ तो उनका एक विश्व युद्ध द्वंद्व टाइप छिड़ा रहता है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स की मानते हैं, फ्रेंड्स ने कह दिया ये चीज सही है तो वही चीज सही है, चाहे फिर पेरेंट्स कुछ भी बोलते रहे, उनके लिए कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ये पर्टिकुलर इस स्टेज के दौरान, एडोलेसेंस स्टेज के दौरान, इसलिए ये कहा जाता है कि माँ बाप को बहुत ही प्यार से टैकल करना होता है इस स्टेज में बच्चे को, डांट टपट तो सुनेंगे ही नहीं वो। ठीक है, तो प्रॉब्लम एज जिसको कहा जाता है, कैसे डील करें उनके साथ, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है उसके लिए, पेरेंट्स के लिए। ओके, अनरियलिज्म की स्टेज, अवास्तविकता का समय, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आई थिंक एचटेट के अंदर, भाई इसको कौन सी स्टेज कहा जाता है, तो इसको अनरियलिज्म की स्टेज कहा जाता है। रियलिज्म क्या होता है, वास्तविकता, और अनरियलिज्म क्या होता है, अवास्तविकता। मतलब बच्चे जो है वो प्रेजेंट तक सीमित है,
कि वो कोई काम कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि इसका जो परिणाम है भविष्य में वो क्या निकलेगा। बहुत रिस्की बिहेवियर करते हैं। अगर वो कुछ इस टाइम पर कोई चीज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आने वाले टाइम में क्या आएंगे इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, वो सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही रिस्की बिहेवियर यहाँ पर बच्चे शो करते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो आगे जाकर के क्या परिणाम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अनरियलिज्म का स्टेज होता है। हीरो वर्शिप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान मेल हो गया फीमेल बॉडी हो गई, ये ना अपना कोई ना हीरो टाइप एक चुन लेते हैं कि भाई हमको तो उसके ही तरह बनना है। तो हीरो वर्शिप इस स्टेज को यहाँ पर कहा जाता है। आइडेंटिटी सर्च, आपको पता है हमने जो साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज अगर आपने पढ़ ली है तो जो एरिक एरिक्सन के द्वारा यहाँ पर दी गई थी, जिसमें वो 5वें नंबर की 5th नंबर के जो स्टेज देते हैं वो एडोलसेंस लेवल के बच्चों के लिए देते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ये जो 10 से 19-20 साल की जो अवस्था है इसमें बच्चा अपनी पहचान को खोजने की कोशिश करता है। वो अपने सोसाइटी में पहचान बनाने की कोशिश करता है कि अच्छा मैं हूं तो मैं क्यों हूं, मेरा क्या रोल है। और अगर उसने इस चीज को पा लिया तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, और अगर वो नहीं कर पाया तो फिर उसको कंफ्यूजन आ जाता है। ये कहना किसका, एरिक एरिक्सन का। तो आइडेंटिटी सर्च वाला पीरियड भी आपका एडोलसेंस का होता है। ओके, इसके अलावा पियाजे, अरिस्टोटल जिनको अरस्तु भी कहा जाता है, एक सेकेंड हो गई, अरस्तु भी कहा जाता है, और किलपैट्रिक, किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड के जनक माने जाते हैं। मैं साथ के साथ मुझे याद आता जा रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के जनक माने जाते हैं। अच्छा, पियाजे ने एडोलसेंस की जो स्टेज है उसको क्या नाम दिया, उन्होंने 4 स्टेज दी है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एडोलसेंस को काउंट किया है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी में देख लेना, आई थिंक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कुछ ऐसा होगा, संचालन अवस्था कुछ ऐसा होगा, तो वो आप प्लीज चेक कर लेना। तो इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा गया, जिसमें बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वहां पर डेवलप हो चुका होता है, बच्चा अमूर्त रूप से अच्छे से सोच सकता है। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पियाजे के अकॉर्डिंग आती है एडोलसेंस स्टेज। जबकि अरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कहते हैं यहाँ पर बच्चे के अंदर रीजनिंग डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चा तर्क कर सकता है, ठीक है, रीजनिंग कर सकता है किसी भी चीज की। और किलपैट्रिक कहते हैं कि यहाँ पर ये जो फेज है ना एडोलसेंस का फेज है वो मोस्ट डिफिकल्ट फेज है बच्चे का, मोस्ट डिफिकल्ट फेज। ओके, डिफिकल्ट को क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज है, मतलब जटिल फेज आप कह सकते हो, है ना। डिफिकल्ट का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा। तो मोस्ट डिफिकल्ट फेज किसके द्वारा बोला गया, इसको किलपैट्रिक के द्वारा बोला गया, जो कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक माने जाते हैं। ओके, सो ये कुछ बातें हैं जो कि इनके द्वारा कही गई है। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज पीयर इन्फ्लुएंस। सहपाठी प्रभाव इस स्टेज में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहना पसंद करता है, जो उसके पीयर्स है, जो उसका ग्रुप बना हुआ है, जो उसका गैंग बना हुआ है ना, उसके साथ ही रहना पसंद करता है। उस गैंग में अगर कुछ डिस्कस हो गया तो वो ही उसके लिए सर्वोपरि है, वही उसके लिए सब कुछ है। पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती है, द्वंद्व चलता रहता है पेरेंट्स के साथ, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स के साथ बना रहता है इस स्टेज में बच्चे के। ठीक है, तो पीयर इन्फ्लुएंस बहुत होता है। अगर ग्रुप में कोई चीज हो रही है तो फिर वो उसको इतना दिल पे ले लेता है कि अच्छा ये कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मेरी क्या इमेज रह जाएगी ग्रुप में, वो ऐसा सोचता है। तो इस चक्कर में क्या, जिसको हम बोलते हैं ना संगति, कि हमें अपनी संगति अच्छी चूज करनी चाहिए, और इस टाइम पर बच्चे को नहीं पता होता कि वो किस प्रकार के ग्रुप में बैठा हुआ है। अगर कोई बच्चा बहुत ही फॉर्मल सा है, बहुत ही इनोसेंट सा है, शाई है, लेकिन वो एक ऐसे ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ चुका है जो बहुत ही ओपन है, बहुत ही उल जलूल शब्द बोलते हैं, और वो लाइक ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे सीख जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ग्रुप में है। और अगर वो नहीं भी करे, ऐसे बोलते हैं ना, अरे पीले पीले कुछ नहीं होता, वो वाली चीज आती है इसमें कि पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इस स्टेज में देखने को मिलता है। बच्चे ज्यादातर इसी वजह से ही बिगड़ जाते। तो डिपेंड करता है आप किस प्रकार के ग्रुप्स के कांटेक्ट में हो, आप कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो। ठीक है, तो पीयर इन्फ्लुएंस 3 तरीके से देखने को मिलता है। एक तो पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस, सकारात्मक सहपाठी प्रभाव, दूसरा है नकारात्मक सहपाठी प्रभाव, और तीसरा है सेलेक्टिव, जिसको चयनात्मक भी आप बोल सकते हो। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो किसी अच्छे ग्रुप के साथ कॉन्टेक्ट में आए हैं तो फिर वो अच्छा एक हेल्दी बिहेवियर यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल चॉइस, यहाँ पर बच्चा अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, और ओवरऑल जो उसका ग्रोथ है ना वो यहाँ पर होगा। ठीक है, जो उसकी पर्सनल ग्रोथ है, जो उसका व्यक्तिगत वृद्धि है,
वो यहाँ पर बच्चे के देखने को मिलेगी अगर उसने एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन किया, अगर उसके जो पीयर्स है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। तो नेगेटिव में क्या है, अगर उस बच्चे ने कुछ अलग ही टाइप का ग्रुप चूज कर रखा है तो फिर रिस्की बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जोखिम भरा व्यवहार यहाँ पर बच्चा शो करेगा। सब्सटेंस अब्यूज होता है ऐसे पदार्थों का सेवन करना जो नहीं करना चाहिए है, लाइक दारू हो गया, गांजा, जो कुछ भी चीज है, ठीक है। तो सब्सटेंस अब्यूज इसमें देखने को मिलता है, जो ग्रुप्स के साथ उनको फिर करना ही पड़ता है, भाई नहीं करेंगे तो फिर मेरी क्या इमेज रह जाएगी करके, तो वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पीयर्स का, ठीक है। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि अब उसमें बच्चा सेलेक्ट कर सकता है, भाई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, किस प्रकार का इन्फ्लुएंस है। तो इसमें तो पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था। सेलेक्टिव के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, बच्चे के अपनी खुद की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अगर वो किसी ऐसे ग्रुप में है जहां पर मान लो उसको कोई चीज पसंद नहीं और वो उस चीज में ग्रुप में डिस्कस हो रही है, तो उसको ऊपर से जाने देगा, वो सिर्फ उतनी ही चीजें समझेगा जो उसके काम की चीज है, ठीक है। तो उसमें आप एग्जाम्पल की तरफ जा सकते हो, जैसे अगर कोई आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होते हुए अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़ने लग जाएं। या फिर ग्रुप में कोई ऐसा है जो कि एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चा उससे प्रभावित होकर के वो भी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपका सेलेक्टिव में हो सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चा किस चीज को चूज करता है, ठीक है। तो ये पीयर इन्फ्लुएंस हो गया। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है अर्ली एडोलेसेंस में, मिडिल में और लेट एडोलेसेंस में, और साथ ही हम चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे, और एजुकेशन सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल डोमेन्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली एडोलेसेंस के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, जिसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट को भी डील करेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट को भी, इमोशनल डेवलपमेंट को भी, और सोशली बच्चे का कितना विकास होता है। तो अर्ली एडोलेसेंस में फिलहाल फोकस करेंगे, जो कि 11 से 13 ईयर्स की अवस्था होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें 11 से और 13 के बीच में, तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया कि प्यूबर्टी इसके अंदर बच्चा अटेन कर चुका होता है, मतलब कि जो एग का फॉर्मेशन है फीमेल बॉडी के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन मेल बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर बच्चे की जो है वो बाल, जो बॉडी हेयर है वो आना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। प्रेस्पिरेशन मतलब पसीने बच्चे का यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, उसकी त्वचा में पसीने आने लग जाता है, और स्किन के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स का ब्रेस्ट और हिप का डेवलपमेंट हो जाता है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो पहला पीरियड है बच्चे लड़कियों का वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होता है। अगर बॉय की बात करें तो उनके जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसमें उनके टेस्टिकल्स और पेनिस हो जाता है। साथ ही उनको वेट ड्रीम्स, जिसको नाइट फॉल भी कई बार कह देते हैं, नाइट फॉल जिसको कह देते हैं, मतलब रात को सोते टाइम लाइक स्पर्म का रिलीज हो जाना, उसको वेट ड्रीम या फिर नाइट फॉल यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये मतलब कई बॉय को अनुभव होता है, सारे बॉयज़ को ये चीज़ें अनुभव नहीं होती। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई बीमारी नहीं होता अगर किसी को भी नाइट फॉल होता है तो, ठीक है। उनकी आवाज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लड़कों की जो आवाज़ होती है, लड़कों की आवाज़ और जो लड़कियों की आवाज़ है, लड़कों की थोड़ा डीप हो जाती है, थोड़ी कर्कश आवाज़ हो जाती है, जबकि जो लड़कियाँ उनकी थोड़ी सॉफ्ट और पैनी आवाज़ यहाँ पर हो जाती है अगर वो इसकी बात करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ काफ़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को, मतलब एकदम से फूटता है ग्रोथ बच्चे का इस पर्टिकुलर स्टेज में। यहाँ पर बच्चा हाइट अच्छे से गेन कर चुका होता है। अडल्ट जो बॉडी होती है, अडल्ट जो हाइट होती है उसका 75% जो है वो बच्चे की हाइट यहाँ पर हो चुकी होती है। साथ ही वेट की अगर बात करें तो 50% जो अडल्ट वेट होता है किसी का भी, वो यहाँ पर बच्चा अटेन कर चुका होता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में करेंगे। ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी, जिसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो फर्स्ट पीरियड होता है ना लड़कियों का, उसको मेनार्के बोला जाता है, अगर आपको नहीं पता हो तो, MENARCHE, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट पीरियड है लड़कियों का उसको कहा जाता है मेनार्के, और अगर पीरियड को स्टॉप जो कि ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स पे होता है, मतलब जब रुक जाते हैं पीरियड्स आने, तो उसको मेनोपॉज बोला जाता है। ये थोड़ा सा दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रख लेंगे। उसको मेनोपॉज बोला जाता है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड मेनार्के बोला जाता है, और स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड उसको मेनोपॉज बोला जाता है। साथ ही लड़कों के अंदर नाइट फॉल और जो उनका डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें देखने को मिलती है। बस इतनी चीज़ें आपको फिजिकल डेवलपमेंट
में ध्यान में रखनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना है कि जो कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे बच्चा सोचना शुरू कर रहा है अच्छी तरीके से, तो लेटर जो एडोलसेंस है उसमें सोचने लग जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट विद लिमिटेड, मतलब वो फिलहाल तो अपने प्रेजेंट में ही जी रहा है, बहुत ही कम रुचि वो भविष्य में रख पा रहा है, फिलहाल वो अपने प्रेजेंट में ही जी पा रहा है। उसका जो इंटरेस्ट है इंटेलेक्चुअल वो यहाँ पर एक्सपेंड हो पा रहा है, साथ ही मोरल थिंकिंग भी बच्चे की यहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है। सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, अपनी पहचान को पाने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है वन सेल्फ एंड वंस बॉडी, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेज में जो कोई मेल फीमेल होता है ना, वो अपनी बॉडी को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ही मतलब विचार में डूब जाते हैं वो अपनी, जैसे लड़कियां हो गई वो बहुत सुंदर दिखना चाहती हैं, लड़के हो गए वो बहुत ही स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में, तो अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं। लड़कियां जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लग जाती है, फेस पे मल्टीपल क्रीम्स लगाना शुरू कर देती है क्योंकि उनको अच्छा दिखना है, तो ये चीज़ है इस पर्टिकुलर स्टेज में। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते वो ऐसा मानते हैं, साथ ही पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, और अभी वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं पेरेंट्स के कंट्रोल में रहना, वो बिल्कुल ही आज़ादी टाइप चीज़ें चाहते हैं कि अब उनसे कुछ ना कहा जाए, ऐसा वो यहाँ पर फील करते हैं। और इसके अलावा अगर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो ना बच्चों की तरह बिहेवियर करने यहाँ पर लग जाते हैं और मूडीनेस हो जाते हैं बाद में, ठीक है, उनके मूड्स जो वो स्विंग होते रहते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंस, मैंने कहा कि प्राइवेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी में कोई भी इंटरफेयर ना करे, स्पेशली पेरेंट्स तो बिल्कुल भी ना करें, वो जो करना चाहते हैं वो उनको करने दिया जाए, ऐसा बच्चे इस पर्टिकुलर स्टेज में फील करते हैं। ओके, अब बात करते हैं मिडिल एडोलेसेंस की, जो कि है 14 to 18 ईयर्स या फिर 14 to 17 ईयर्स, वट एवर यू कैन काउंट। तो इसमें अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो प्यूबर्टी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होती है। ओके, जो फिजिकल ग्रोथ है वो लड़कियों के लिए थोड़ी स्लो हो जाती है और लड़कों के लिए रुक जाती है, मतलब जो लड़कियाँ होती हैं उनका फिजिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट 16 साल तक हो चुका होता है, जबकि लड़कों का 18 के बाद भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा 2-3 साल का गैप इनके बीच में देखने को मिलता है, लड़के और लड़कियों के बीच में। यही यहाँ पर ये बताया गया कि लड़कियों का ऑलमोस्ट यहाँ पर स्लो डाउन हो चुका होता है और लड़कों का कंटिन्यू चलता रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जो कैपेसिटी थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वो थोड़ा और यहाँ पर बढ़ चुकी होती है, अपने गोल्स को सेट करने लग जाता है बच्चा, मॉरल रीजनिंग में बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर जाता है। इसके अलावा ज़िंदगी का क्या मीनिंग है उसके बारे में सोचने लग जाता है, मतलब बड़ों की तरह बच्चा यहाँ पर सोच सकता है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है सारी चीज़ें, अगर आप अपने नोट्स बना रहे तो आप बना लेना साथ के साथ ही, ठीक है। ये PDFs वगैरह की जानकारी मैं आपको जल्दी दे दूँगी, कब तक आपको मैं दे सकती हूँ। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, भाई सामाजिक और भावनात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर बच्चा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देता है खुद के अंदर ही, मतलब सेल्फ इन्वॉल्व होना, चाहे सोसाइटी की बात हो तो अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बच्चा शो करने लग जाता है। चेंजेस बिटवीन हाई एक्सपेक्टेशन एंड पुअर सेल्फ कंसेप्ट, मतलब यहाँ पर अब बदलाव हो जाता है, भाई बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या थी, भाई बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बच्चा तो कुछ और एक चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, वो तो हाई फाई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पुअर सेल्फ कंसेप्ट मतलब कि एक्चुअल में वो चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच में बच्चा गुजर रहा होता है। कंटिन्यूड एडजस्टमेंट, अब बच्चा एडजस्ट करना सीख चुका है, जैसे जैसे उसका शरीर बदलता जा रहा है उसका एडजस्टमेंट भी यहाँ पर होता जा रहा है, ठीक है। और वो नॉर्मल होने की, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टेज है ना एडोलेसेंस, इसमें जो शरीर है वो अजब गजब ही हो जाता है बच्चे का, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो लड़के हो, लड़कों का स्पेशली, मतलब उनकी आवाज़ भी ऐसे कर्कशी हो जाती है, उनका शरीर भी एकदम से बदलता, लड़कियों का फिर भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट फील सा होता है, लेकिन लड़के तो अजीब ही हो जाते हैं एकदम से। अभी तक वो एकदम से बच्चे थे और एकदम से पता नहीं उनकी हाइट कहाँ से कहीं चली जाती है और वो दिखते भी बहुत अजीब से होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं। ओके, टेंडेंसी टू डिस्टेंस सेल्फ पेरेंट्स से अभी भी वो अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं और उनको इंडिपेंडेंस तो अभी भी चाहिए है, अपने दोस्त बनाना चाहते हैं, ज़्यादातर उन पर ही वो रिलायंस कर रहे हैं, उनके ऊपर ही वो निर्भर होना चाहते हैं, वो उनकी ही सुनना चाहते हैं, ठीक है। और लव और कंपैशन वाली फीलिंग बच्चे की यहाँ पर जागृत हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है इसमें जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और फीमेल जो है वो मेल की तरफ, मतलब अपने पार्टनर ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, अगर सही खुल करके अगर बताऊँ तो। इसके बाद लेटर एडोलेसेंस की अगर बात करें तो 19 to 20 ईयर्स या फिर आप इसको 17 to 19 ईयर्स, आप कैसे भी इसको काउंट कर सकते हो। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ तो फिजिकल डेवलपमेंट में यहाँ पर जो अब बेसिकली जो लड़कियां हैं वो यंग वुमेन
वुमेन यहाँ पर बन चुकी होती है, फुली डेवलप यहाँ पर हो चुकी होती है। ओके, यंग मैन कंटिन्यू, अब जो लड़के हैं वो अभी भी अपनी हाइट को गेन करने में लगे हुए हैं, उनका वेट अभी भी बढ़ रहा है, उनके मसल्स यहाँ पर अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं, बॉडी हेयर यहाँ पर डेवलप हो रहे होते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और जो मैंने अभी बताया कि अडल्ट हाइट का 75% वो आपको लेटर एडोलेसेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ तक जो है कोई भी अडल्ट हाइट होती है उसका 75% बच्चा ऑलमोस्ट अचीव कर चुका होता है, और जो अडल्ट वेट होता है उसका 50% बच्चा ऑलमोस्ट अचीव कर चुका होता है, क्योंकि वेट तो बाद में भी बढ़ेगा ना। तो ये चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा अब एबिलिटी उसके पास आ चुकी है टू थिंक आइडियाज़, मतलब वो विचारों के थ्रू सोचने की अब एबिलिटी रखता है, ठीक है। एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, एग्जामिनेशन ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के एक्सपीरियंस से वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एग्जामिन कर रहा होता है, भाई उसने अभी तक क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर किया है। इंक्रीज कंसर्न फॉर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने लग जाता है। मोरल रीजनिंग में उसका इंटरेस्ट यहाँ पर आ चुका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो ये हिंदी में भी है सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। ये आपका लेटर एडोलेसेंस चला हुआ है, तो इसमें आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास किस तरीके से होता है। फर्मर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर जो है बच्चे की जो पहचान है वो एक तरीके से बनाने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, उसकी एक दृढ़ भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। इमोशनली स्टेबिलिटी बच्चे के अंदर आ चुकी होती है। दूसरों के लिए कंसर्न जताना बच्चा जानता है। इंक्रीज इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पर ही आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है बच्चा। पीयर रिलेशनशिप अभी भी बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस रिलेशनशिप बच्चा यहाँ पर मेंटेन करना शुरू कर देता है अगर उसने अपना कोई पार्टनर ढूंढा है तो। सोशल कल्चर ट्रेडिशंस जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस बच्चे के अंदर आना अब शुरू हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अब अडल्टहुड की स्टेज में आ चुका है, अब उसको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पता रहती है। तो ये थे जो आपको डेवलपमेंट समझने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो ज़्यादा आपको इतना डिटेल में रटने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्चुअल चीज़ें मैंने कुछ बताई है, जैसे पीरियड्स हो गया लड़कियों के अंदर, उसको स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, लड़कों के अंदर नाइट अमेजन उसको बोलते हैं, जिसको स्नोफॉल मैंने कहा ना, उसको नाइट अमेजन भी बोला जाता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं बच्चे। अब चैलेंजेस तो फेस करेंगे ही, चुनौतियां तो बच्चे फेस करेंगे ही। तो सबसे पहले चुनौतियां बच्चा जो फेस करता है वो करता है अपने फिजिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, शारीरिक विकास के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चा एक प्यूबर्टी में है अभी फ़िलहाल, प्यूबर्टी में है, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी हार्मोनल चेंजेस उसको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हर बच्चा इससे डील अप नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा चैलेंज, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ बच्चे को यहाँ पर फेस करने को पड़ जाती है उसकी बॉडी इमेज को लेकर के, क्योंकि जब वो एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है तो उसका जो शरीर है वो अजब डजब सा हो जाता है, थोड़ा मतलब हिल डुल सा जाता है। तो वो खुद उसको लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा, मैं तो अच्छी नहीं दिख रही। साथ ही वो ना कंपेयर करने लग जाते हैं अपने पीयर्स के साथ कि वो तो अच्छा दिख रहा है, मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ, मेरा तो ये इतना हो गया है। तो वो ऐसे ना कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये चैलेंजेस है जो बच्चे यहाँ पर फेस करते हैं। ओके, सेकंड जो चैलेंज है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का चैलेंज है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा यहाँ पर बड़ा हो रहा होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोच रहा होता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। तो सब बच्चे इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं। कुछ बच्चों के लिए, कुछ टीन्स के लिए, कुछ किशोरों के लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनको चीज़ों को समझने में परेशानी होती है। वो नए आइडियाज़ को, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को यहाँ पर सोच नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एक ही हो, कुछ बच्चा उससे डील अप कर पाए, कुछ बच्चा उससे डील ना भी कर पाए। तो ये भी एक चैलेंज होता है। थर्ड जो चैलेंज है वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का, लैंगिक विकास से रिलेटेड है ये। अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, आपको पता है सिगमंड फ्रॉयड यहाँ पर 5 स्टेज देते हैं, 5 स्टेज देते हैं। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल, ये 5 स्टेज है बेसिकली। तो आपको ये पांचों के पांचों स्टेज भी पता होने चाहिए हैं। ये सारी जो थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको ऑटोमेटिक उसमें प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को प्लीज़ चेक करते रहा करो, मैं उसमें वीडियोज़ को वैसे भी अपलोड करती रहती हूँ, ऐड करती रहती हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखते रहा करो। तो ये आपको ये पाँचों की पाँचों फ्रूट वाली भी अच्छे से पता होनी चाहिए है। ओके, साइकोसेक्सुअल से अगर डील करें तो अब यहाँ पर देखो बच्चे की सेक्सुअली मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आ चुकी होती है। बच्चा अपनी जो ओन सेक्सुअलिटी है उसको एक्सप्लोर करने लग जाता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने यहाँ पर लग जाता है। अब इसमें भी बहुत से बच्चे बहुत चैलेंजेस का सामना यहाँ पर कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद की अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस को या फिर आइडेंटिटी को देखो तो उसको वो कई बार नहीं समझ पाते हैं, वो अनसर्टेन होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एक चुनौती है जो बच्चा यहाँ पर फेस करता है। दूसरा जो है 4th नंबर पर जो चैलेंज है वो सोशल
सोशल डेवलपमेंट से देखने को मिलता है, सामाजिक विकास से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी खुद की एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो काफ़ी सारे टीन्स के लिए, एडोलसेंस के लिए ये भी चैलेंजिंग वाला चीज़ें हो सकती है, उसमें भी उसे चुनौती फील हो सकता है वो अपना एक प्लेस यहाँ पर ना बना पाए जिसके अंदर वो बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सब अपनी पहचान बना ही पाए, कोई बना पाए कोई ना भी बना पाए, ठीक है। तो कोई अगर नहीं बना पा रहा है तो उसके लिए फिर एक चुनौती वाली चीज़ हो सकती है सोशल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि समाज विकास में हम करते ही उसमें देखते हैं क्या है भाई, समाज के अंदर हमारी क्या भागीदारी है, हमको किस तरीके से देखा जाता है, समाज हमें किस तरीके से देखता है, हम कितना उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यही तो देखा जाता है। तो उसमें अगर कोई बच्चा अपना स्थान नहीं बना पा रहा है तो फिर वो उसके लिए एक चुनौती वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस के बारे में। एडोलसेंस एक टाइम है जब जो यंग पीपल, मतलब जो एडोलसेंस होते हैं, वो अपनी खुद की ओन मोरल और स्पिरिचुअल बिलीफ और वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे टीन्स के लिए ये भी एक चुनौती हो सकता है कि ये जो उनकी बिलीफ है, कई बारी वो उससे इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि वो नहीं समझ पाते हैं भाई क्या है चीज़ें, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो सही है भी नहीं या फिर गलत है, उनके लिए वो नहीं समझ पाते इस चीज़ को, और वो एक ऐसा कदम भी इस सीन में उठा लेते हैं जो जिसके रिजल्ट उसको भी नहीं पता होता। तो कई बारी नहीं समझ पाता है बच्चा कि उसके लिए चीज़ें क्या सही है और क्या उसके लिए गलत है। वो कई बारी मिथ में भी जीता है, जैसे भाई बोल दिया कि ये ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए है, ये ऐसे मिथ चलते रहते हैं, जबकि वो मिथ हमेशा सही नहीं होते हैं। तो ऐसे मिथ्स में भी बच्चा जो है फंसा रहता है, तो वो उसी को ही सही मानते हुए चलता रहता है, जबकि वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज बच्चे के सामने रहता है। अब बात आती है कि एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 से 19 साल की जो उम्र है काफ़ी क्रूशल एज हो जाती है। तो अब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है उसकी वो जो एनर्जी है उसके लिए नेगेटिव बन जाए, तो इससे अच्छा है कि उसको एक्सरसाइज हम कराएं ताकि जो भी एनर्जी है वो उसकी रिलीज़ हो सके। तो फिजिकल एक्सरसाइज और उनसे एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए ताकि उनका मन भी शांत रहे और जो चेंजेस बच्चे के अंदर हो रहे हैं वो उससे बैलेंस भी उसको कर पाए, सारी चीज़ों को खुद भी समझ पाए। तो फिजिकल एक्सरसाइज उनको कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उनको लेक्चर और सेक्स एजुकेशन, इस टाइम पर यौन शिक्षा के बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चा इस टाइम पर इतना क्यूरियस हो जाता है कि वो इधर उधर से कुछ ना कुछ सीखेगा, सुनेगा, समझेगा और कोशिश करेगा उसको करने की। तो इससे अच्छा है कि वो कोई गलत बिलीफ पाले, कोई गलत भावना अपने अंदर धारण करे, उसको ये चीज़ें बताने का कि भाई ये एक चेंज है, ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो लेकिन हमें समझना है कि आपको किस तरीके से उससे डील करनी है। तो ये एजुकेशन देना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हमारे उसमें हम इस चीज़ों को कहीं ना कहीं एक ऐसी बर्डन टाइप लेकर हम छुपाने की कोशिश करते हैं बच्चे से। बेसिकली अगर बात करो तो हम सेक्स एजुकेशन को बच्चे से छुपाने की कोशिश करते हैं, हम इस चीज़ को उन्हें बताने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि उनको इस पर्टिकुलर स्टेज पर ये बताने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा ऐसे, वो इधर उधर से कुछ गलत चीज़ें सीखेंगे और उस चीज़ को ही सही मान बैठेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ उन्हें कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के कार्य देना चाहिए, उनको उत्तरदायित्व के, उनको जिम्मेदारी का एहसास अब इस टाइम पर कराना चाहिए कि भई आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। अब उनको इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए है। एटमॉस्फेयर, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो खुद से करके देखे सारी चीज़ों को। सिंपैथेटिक और अफेक्शनेट एटीट्यूड, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इस स्टेज पर बच्चा ऑलरेडी बहुत परेशान है, आप उसको डांट डपट नहीं सकते हो, आप उसके लिए जो व्यवहार अपनाएंगे वो सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए है। एक स्नेहपूर्ण रवैया आप बच्चे के लिए यहाँ पर अपनाएंगे। इसके अलावा मोरल और रिलीजियस एजुकेशन भी स्टेज पर देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और फटाफट से अपना आंसर करेंगे सभी। अभी तो क्लियर दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, एक असर्शन है और एक आपका रीजन है, ठीक है। दोनों चीजें आपने पढ़नी है। असर्शन क्या कहता है, मतलब ये एक अभिकथन है और दूसरा उसका एक रीजन लगाया है। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले असर्शन, अभिकथन क्या कहता है कि पुअर नहीं है ये, पीयर इंटरेक्शन है, ठीक है, मतलब आपस में अपने सहपाठियों के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं कि पीयर इंटरेक्शन बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट
इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था के दौरान अपना सेल्फ कंसेप्ट बनाने के लिए आपको बातचीत करते रहना चाहिए किनके साथ, पीयर इंटरेक्शन के, और पीयर इंटरेक्शन तो इस स्टेज में आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि जब आपको सेल्फ अपना जो कंसेप्ट, आपकी जो आत्मा अवधारणा है वो कहीं ना कहीं उसका महत्व बढ़ जाता है जब आपका पीयर इंटरेक्शन होता है। क्या ये स्टेटमेंट आपको बतानी है, ठीक है। दूसरा, ये सही है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना है, और सही है तो ये इसका रीजन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। रीजन कहता है कि एडोलेसेंट रिलाई ऑन पीयर अप्रूवल। जो किशोरावस्था है वो कहीं ना कहीं पीयर अप्रूवल पर डिपेंड करती है कि भाई सहपाठी क्या बोलेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उनकी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है, उनके फीडबैक पर डिपेंड करता है, अपनी आइडेंटिटी और अपना सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेस पर आप इसका आंसर करेंगे। ढंग से अगर सुना है तो आप इसका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ कौन सा आएगा। क्या पहला जो असर्शन है क्या वो ट्रू है? अगर ट्रू है तो ट्रू बताएंगे, फॉल्स है तो फॉल्स बताएंगे। ट्रू है तो क्या ये जो रीजन है ये इसका एक करेक्ट रीजन है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। अंतल प्रभा ने आंसर कर दिया है और ये बिल्कुल सही आंसर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। ये बिल्कुल सही बात है कि जो पीयर इंटरेक्शन है वो बहुत जरूरी होता है, और पीयर जो अप्रूवल फीडबैक है ये भी बच्चा हमेशा जो है मांगने की कोशिश करता है। मैंने पहले ही बताया कि पेरेंट्स की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते, उनको लगता है कि जो उनको दोस्त है वो ही उनको एक सही राय दे सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए करेक्ट है और आर जो है वो इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ठीक है। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वन स्टेटमेंट एंड टू स्टेटमेंट। ये एक पीरियड ऑफ मतलब एक पीरियड है आपकी लाइफ का, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, या फिर एक ट्रांजिशन पीरियड है दैट इन्वॉल्व्स ओनली बायोलॉजिकल चेंजेस। काफी इजी सवाल है ये, ठीक है, और ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो फटाफट से मुझे बताएंगे कौन सा, क्या दोनों सही है, एक सही है, कितना सही है, फिर एक भी सही नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? दिख तो क्लियर रहा है। फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आ नहीं रहा है आंसर तो चलो मैं बता देती हूँ कि ये पीरियड है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बोला है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये एक बदलाव का आप कह सकते हो अवधि है। किसके बीच में? बाल्यावस्था और व्यस्क अवस्था के बीच में, ठीक है। तो ट्रांजिशन पीरियड है। तो फर्स्ट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि देखो कभी भी ओनली लिखा आ जाए ना तो वो कभी भी ना आपका नहीं हो सकता है ठीक, जब तक ऊपर नोट ना लिखा हो। तो ओनली बायोलॉजिकल चेंजेस की हमने बात करी है भाई। जो एडोलेसेंस है उसमें हमने किन चेंजेस की बात करी है? हमने सारे चेंजेस की बात करी है, फिजिकल भी, इमोशनल भी, कॉग्निटिव भी, हर तरीके के चेंज की बात करी है। तो केवल बायोलॉजिकल चेंज हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है आपका। तो ओनली वन आपका सही है, ओनली वन, ठीक है। वन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग कंटेक्सुअल रियलिटीज ऑफ एडोलेसेंट will require a comprehensive and coordinated approach that prioritize access to dash and dash एसेंशियल सर्विस। किशोरों की जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रासंगिक वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जो डैश डैश और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता दे, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो पहले, एक दो बार पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भाई जो ये जो अवस्था होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, काफी जटिल होती है और चैलेंज से भरी हुई होती है। तो ऐसे हम किस अप्रोच का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हम किन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन को पढ़ो। यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि एडोलेसेंट स्टेज के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए आपको कौन सी ये सर्विस काफी जरूरी है उनके विकास के लिए, ठीक है। कौन सी है काफी जरूरी? फूड और शेल्टर है, एजुकेशन और हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन एंटरटेनमेंट है, और उसको तो पढ़ो मत, ठीक है। अंतल प्रभा ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया अंतल प्रभा जी। फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप ये देखो एजुकेशन और हेल्थ केयर की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मेरा पेन ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा?
इसका आएगा बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट है। फूड शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन शिक्षा की और हेल्थ केयर की, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर बच्चे को। फोर्थ, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत पहचान की बात कर रहे हैं, पर्सनल आइडेंटिटी, और इंटीग्रेशन विद सोसाइटी गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डैश डेवलपमेंट चैलेंज इन एडोलेसेंस। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये कह रहा है कि सोसाइटी की बात कर रहा है और एक द्वंद्व हो रहा है। किसके बीच में द्वंद्व हो रहा है? आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपके खुद के कुछ नॉर्म्स स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपकी खुद की आइडेंटिटी और सोसाइटी के साथ जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जब आप एकीकरण कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो रहा है, कुछ संघर्ष यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट किस प्रकार के विकास से रिलेटेड है, किस प्रकार के विकास से की चुनौतियों से संबंधित है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसको, ठीक है। तो क्या आएगा फोर्थ का? फोर्थ का बताओ क्या आएगा? 4.2 ऐसे लिखा करो, ठीक है। प्रभुकोर ने इसका ही आंसर किया है, वेल डन प्रभुकोर। अंतल प्रभा ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, फोर्थ का 2, ठीक है। तो साइको सोशल है भाई, फोर्थ का सोशल नहीं लगाएंगे, साइको सोशल लगाएंगे। साइको सोशल क्यों लगाएंगे? क्योंकि साइको सोशल मतलब जिसमें आपका ये 2 टर्म से बना हुआ है, जिसको मैंने आगे आपके लिए लगाया भी है ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसमें एक है हमारा साइको, ठीक है, ये 2 टर्म से आपका बना हुआ है, जिसमें एक हमारा साइको, साइको का मतलब क्या होता है भाई? आपका माइंड, ब्रेन, पर्सनालिटी, कुछ भी आप कह सकते हो। और दूसरा है आपका सोशल, यानी कि समाज। और जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, हमारे रूट्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारी खुद की आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या जो है कि आपका इंटरेक्शन हो रहा है अपने इंडिविजुअल और आपकी सोशल एनवायरनमेंट के साथ। इंडिविजुअल यानी कि मैं खुद, और मेरा सोशल एनवायरनमेंट मतलब मेरी सोसाइटी, ठीक है। तो वो दोनों आपस में, और कई बार चैलेंजेस क्या होते हैं कि आपस में वो मैच नहीं करते, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो साइको सोशल जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। व्हाट इज द एज रेंज ऑफ द प्यूबर्टी स्टेज? यौवन अवस्था की आयु सीमा क्या है? 10 to 12 ईयर्स है, 6 to 12 ईयर्स। ये एवरेज बात कर रहे हैं हम सभी का, ठीक है, बॉय एंड गर्ल सभी का एवरेज बात कर रहे हैं। तो 10 to 12 ईयर्स है, 6 to 12 ईयर्स है, 11 to 16 ईयर्स है, या फिर 8 to 10 ईयर्स है? बताइए क्या है प्यूबर्टी का एज रेंज क्या है? फटाफट से बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, चलिए टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। थर्ड इसका आंसर आ जाएगा 11 to 16 ईयर्स, 11 से 16 साल। हालांकि ये एवरेज है, लड़के और लड़के का, लड़कियों और लड़के का अलग अलग होता है, ठीक है, लड़के और लड़कियों का अलग अलग होता है। लड़कियों में जो प्यूबर्टी है ना, वो जल्दी आती है एज कंपेयर टू बॉय, ठीक है। लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आती है, लड़कों में थोड़ा लेट आती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है वो कब हो जाता है? आपके एडोलेसेंस के स्टार्टिंग में ही हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल एडोलेसेंस यानी कि जो अर्ली एडोलेसेंस है उसमें हो जाता है। और प्यूबर्टी आपके एडोलेसेंस का एक कंपोनेंट है, कि हिस्सा है, ठीक है, दोनों को टर्म को सेम नहीं होता है। और ये सभी में होती है, बॉयज और गर्ल्स सभी में होती है। गर्ल्स में बेसिकली 9 to 11 ईयर्स तक होती है, और बॉयज में 12 और 13 ईयर्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो बॉयज में लेट होता है थोड़ा, हालांकि बहुत वेरी करता है। अभी आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हो कि 9 to 11 ही है या फिर 12 to 13 ही है, ये अब बहुत ज्यादा वेरी करने लगा है। स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो काफी वेरिएशन आपको पर गर्ल देखने को इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई गर्ल टू गर्ल, हालांकि मतलब ये मैं ऐसे आपको किताबी लैंग्वेज बता रही हूँ, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, काफी सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। नॉर्मल की अगर बात करें तो फिर आप 10 to 16 जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, आप एक बस डाटा आप रखो इसको, इन डाटा को, ये डाटा आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आपके ऑप्शन आएंगे ना, वो इनसे आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बस वो 1-2 ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो प्यूबर्टी का क्या है, और लड़के का लड़की का, वो भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, बिकॉज पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ एडोलेसेंस? किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? ठीक है, बिजनेस का सिलेक्शन, अचीव ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन, वस्तु स्थिरीकरण प्राप्त करे, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, या फिर फिजिकल चेंजेस। बहुत इजी सवाल है ये भी, फटाफट से आंसर करेंगे। 6 क्वेश्चन का कौन सा नहीं पूछा है? नोट पूछा है, डेवलपमेंटल फंक्शन नहीं है एडोलेसेंस का, ठीक है। 6 का जल्दी जल्दी मार्क करेंगे, 6 का। बहुत बढ़िया भाई, 6 का अंतल प्रभा ने आंसर किया है 2, आंसर 2 ही आएगा। देखो, बिजनेस सिलेक्शन मतलब कहीं ना कहीं आप अपने करियर की बात कर रहे हो, ठीक है,
आप अपने करियर का, भाई इस स्टेज में आकर के बच्चे मैक्सिमम अपने करियर का चुनाव कर ही लेते हैं कि मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये बनना है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए सोचने लग जाते हैं। तो बिजनेस सिलेक्शन तो है, ठीक है। और सेल्फ आइडेंटिटी तो मैंने बताया ही है कि आत्म जो पहचान है उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिजिकल चेंज तो होता ही है, जबकि वस्तु स्थिरीकरण यहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 का 2 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 7 क्वेश्चन। अच्छा, मैंने कल का आंसर नहीं बताया है ना, आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिला, हालांकि आप सभी को पता है जो हमने कल जो आंसर किया था कि हमने टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पूछा था, है ना, जिसमें हमारा यस और नो में हमें आंसर करना था। तो उसका आंसर जो है चेकलिस्ट है, जिसमें मैंने सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया था उसको मैंने पिन कर दिया था। ठीक है, तो उसका आंसर आई थिंक वो ऑप्शन मुझे ध्यान में नहीं है क्या है, लेकिन आई थिंक 1 है। ठीक है, 1 है, चेकलिस्ट है। 7th में चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स यानी कि किशोरों के द्वारा फेस करने वाली, सामने आने वाली कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है, नोट पूछा है, बाकी सब है, एक नहीं है। डेलिंक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर या फिर इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी, कौन सा नहीं है जो चैलेंज बच्चों के द्वारा फेस नहीं किया जाता है। 7th का आंसर मार्क करेंगे, 7th का 7th 2 पॉइंट लगा करके बताओ। ठीक है, 7th का 1 बता रहे हैं, 7th का 4 बता रहे हैं। कोमिला ही नाम है ना, हाँ। अंतल प्रभा, अब आप यहाँ पर गलत हो चुके हो, देखो नोट पूछा इन्होंने, ध्यान दो। डेलिक्वेंसी तो है, इस स्टेज में अगर आपने बच्चे को सही से गाइड नहीं किया तो इस स्टेज में ही बच्चा सबसे ज्यादा अपराध करता है। ठीक है, अंतल प्रभा, डेलिकेंसी नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज इस स्टेज में बच्चा करता है, मादक द्रव्यों का सेवन यहाँ पर बच्चा स्टार्ट कर देता है। इसलिए बोलती हूँ ये जो स्टेज है ना, ये जो स्टेज है वो भयंकर इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चे के जीवन की। ठीक है, उस पर ध्यान दिया तो वो एक अच्छी दिशा में जाएगा, ध्यान नहीं दिया तो वो भटक जाएगा, क्योंकि वो पीयर्स के रिलेशन में है, उसकी संगति आपसी में है। ठीक है, तो ईटिंग डिसऑर्डर ध्यान में रखेंगे, भोजन विकार ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई चैलेंज बच्चा फेस कर रहा हो, ये कोई होता है क्या, ये कोई चैलेंज होता है, ये कोई चैलेंज नहीं है। डेलिक्वेंसी अपराध बिल्कुल है, सब्सटेंस अब्यूज यहाँ पर बच्चा करता है, इनसिक्योरिटी यहाँ पर बच्चे को होती है, इनसिक्योरिटी फील करता है, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ईटिंग डिसऑर्डर किसी ने भी 7 का 3 मार्क किया है, ज्योति शेखावत ने किया है। ठीक है, तो 7th का ध्यान में रखेंगे, 7th का यहाँ पर 3 हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पे बढ़ो। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस का विद फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी इज करेक्ट। सबसे पहले तो ये फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी है क्या, इसको समझो, फिर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि किशोरों में ना एक पहचान होती है, कैसी पहचान, फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी। और फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है, वो ये ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये वो ऐसे लोग होते हैं जो खुद से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अगर उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं तो वो उन पर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, बल्कि कोई किसी और ने उनको क्या राय दे दी ना उस पर मानते हैं। जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप खुद से उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, खुद से कुछ भी ढूंढे कि मैं यहाँ पर पढ़ लूं, वो आप नहीं करेंगे। अगर आपकी फोरक्लोज आइडेंटिटी है, आप क्या करेंगे, सामने वाले से किसी और से पूछेंगे, और उसने जो बता दिया ना उसके साथ 100% जाएंगे। खुद से नहीं कुछ भी करेंगे, खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, खुद से ना कोई मतलब ऐसा कुछ भी खोज वगैरह करेंगे कि भाई मुझे कर लेनी चाहिए, बल्कि सामने वाले ने क्या कह दिया उस पर जाएंगे, और उस पर भी 100% जाएंगे फुल कमिटमेंट के साथ कि हाँ ये मुझे बता दिया, ठीक है अब मैं इसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं फोरक्लोज आइडेंटिटी, यानी कि अपनी खुद की पहचान से वंचित होते हैं, दूसरे ने जो बातें बता दी, जो चीज सजेस्ट कर दी उसके साथ जाना। अभी समझे 8। ठीक है, देखो आंसर भी आ गया, मैं अभी समझाने पे लगी हूँ, अंतर प्रभा ने आंसर भी कर दिया है। तो सही है कि नहीं सही है अभी बाद में बताएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव इन देयर स्ट्रगल, अपने संघर्षों में विकल्पों का प्रयोग करना और सक्रियता से खोज करना। ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है। फोरक्लोज में क्या ऐसा था, फोरक्लोज में नहीं कर रहा था ना, दूसरों के बिलीफ पर चल रहा था, ठीक है, दूसरे के व्यू पॉइंट पर चल रहा था, तो फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि एक्सपीरियंस क्राइसिस को रिजॉल्व कर रहा है और डेफिनेट पर्सनल और वोकेशनल कमिटमेंट यहां पर बना रहा है। कह रहा है कि क्राइसिस को सॉल्व कर रहा है, क्राइसिस को सॉल्व तो फोरक्लोज आइडेंटिटी वाले करते ही नहीं है ना, वो तो खुद का दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। मेक कमिटमेंट बना रहे हैं एंड अडॉप्ट द
या तो चल नहीं रहा है पेन, या चल रहा है तो इतना चल रहा है। चलो ऐसे बता देता हूँ कि वो पेरेंट्स या फिर सोसाइटी में कोई लोग है ना, कोई भी अथॉरिटी है, उनके व्यू पॉइंट पर चलते हैं और कमिटमेंट कर देते हैं। तो आपका यही आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, यही आंसर बिल्कुल सही है जो ऑप्शन नंबर 3 है। रियली सॉरी है, पता नहीं पेन को आज क्या हो गया है, मुझे नहीं पता इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 8th का बिल्कुल 3 आएगा 8th का, ठीक है। फोरक्लोज आइडेंटिटी अभी समझ में आया क्या होती है फोरक्लोज आइडेंटिटी। चलो मैंने यहाँ पर थोड़ा बताया भी है, बट वही है ये यहाँ पर कि क्या होता है फोरक्लोज आइडेंटिटी वाले क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि कमिटमेंट बना देते हैं विदाउट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव। मतलब कोई भी विदाउट एक्सप्लोरिंग, कि एक्सप्लोर करना जानते ही नहीं है भाई, कोई अल्टरनेटिव हल भी हो सकता है, ठीक है, वो नहीं करता जानते, बस कमिटमेंट बना देते हैं किसी और के व्यू पॉइंट पर। लो डिग्री ऑफ एक्सप्लोरेशन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है मतलब एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी नहीं जानते, एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बट ए हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत बना देते हैं, ठीक है, यानी कि कमिटमेंट कर देते हैं कि मैंने बोल दिया तो उसी पर जाना आपने, कि फुल कमिटमेंट कि हाँ इसी पर ही चलना, 100% दूंगा मैं इसको, लेकिन खुद से नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटी ऑब्टेन देयर आइडेंटिटी सिंपली बाय एक्सेप्टिंग द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर फैमिली, कम्युनिटी और कल्चर, ठीक है, दूसरों के व्यू पॉइंट पर चलते हैं, वो सेम चीज है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडोलेसेरे व्हिच मोस्ट एप्रोप्रिएटली मींस। फटाफट से आंसर कर देंगे, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। 9th का टाइम ही नहीं लगना चाहिए, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए इसका। 9th का मैच्योर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन बॉडी वेट, इंक्रीज इन बॉडी हाइट है वो, ठीक है, और नन ऑफ द अबव। तो आंसर नहीं दिया किसी ने भी, चलो लाइक कर देना भाई सेशन को जल्दी से। और 9th का जो आंसर है भाई एडोलेसेरे का मतलब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, क्या था, टू ग्रो था, ठीक है, ग्रो करना, या फिर मैच्योर परिपक्व होना, तो ये क्या है भाई, मैच्योर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, मैच्योर डेवलपमेंट, ठीक है, इनकी परिपक्व विकास आप इसको कह सकते हो एडोलेसेरे का मतलब, ठीक है, मतलब मैच्योर हो गया है बच्चा, अब हर चीज से वो अपना सोच सकता है, वो किसी भी चीज से अब निकल सकता है, मैच्योरिटी वाली बात, अच्छा है ना, समझ रहे हो ना मैच्योर क्या होता है। एडोलेसेंस एंड्स बिटवीन द एजेस ओ, कब से कब तक आपका एडोलेसेंस चलता है, किस एज से किस एज तक चलता है एडोलेसेंस, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 21 से 25 साल, 18 से 21 साल, 10 से 12 साल, या फिर 16 से 18 साल, कब से कब तक चलता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी बताइए, कब खत्म हो जाता है भाई एडोलेसेंस, किस वर्ष से किसकी आयु के बीच में खत्म हो जाता है। चलो 10th का जो आंसर है वो आपका 21 से 25 नहीं आएगा, ये फिर आपकी अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 10 से 12 ईयर तो आपका स्टार्टिंग होता है, और ये भी नहीं है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, 18 to 21 ईयर्स, यहाँ तक आपका एडोलेसेंस क्या है वो खत्म हो जाता है, वो वेरी करता है, ठीक है, कोई 21 दिखाएगा, कोई 19 दिखाएगा, कोई 20 दिखाएगा। तो 10th का जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 10th का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। समझ में आया इतना, नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। In the context of physical development in adolescence, which one of the following statement describe maturation? परिपक्वता को कौन डिस्क्राइब कर रहा है जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं किशोरावस्था में, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करती है। द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए ये सिर्फ 4 साल का समय होता है परिपक्वता का, मैच्योरेशन का, 4 साल में ही मैच्योर हो जाते हैं। या फिर फिजिकल चेंजेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड्स द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है मतलब एकदम से तेजी से विकास होना, कि प्यूबर्टी जैसे हिट होती है तो लड़के और लड़कियों में जो वृद्धि है, जो विकास है, मतलब विकास तो डेवलपमेंट होता है, जो वृद्धि है वो तेजी से होती है, ठीक है, ग्रोथ एकदम से फूटना, ठीक है, एकदम से तेज होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 दोनों, या फिर नीदर, जल्दी बताओ। मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता होता है, यानी कि परिपक्व बच्चा मतलब अब वो लर्निंग भी कर सकता है, अब वो मतलब इमोशनल जो चीज है वो पूरी तरीके से, इमोशनल भी मैच्योर है, कॉग्निटिव भी मैच्योर है, हर चीज तरीके से वो मैच्योर है, ठीक है। और जब भी कंप्लीट डेवलपमेंट की विकास की बात आती है तो उसमें आपका क्या क्या आ जाती है, आपकी ग्रोथ भी आ जाती है, आपका मैच्योरेशन भी आ जाता है, और आपकी लर्निंग भी, तब आपकी प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट होता है,
ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस इक्वेशन को याद में रखना, जब भी प्रॉपर डेवलपमेंट की बात होती है मतलब बच्चे का ग्रोथ कंप्लीट हो, बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो और बच्चा लर्निंग भी अच्छी तरीके से कर रहा हो, तो मतलब आपका डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। और जो मैच्योरेशन का जो कंसेप्ट है ना वो किसने दिया था, ये भी ध्यान में रख लो, अर्नोल्ड गैसल ने दिया था। अर्नोल्ड गैसल ने मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। तो ये एडिशनल थोड़ी सी जानकारी है, ये ध्यान में रख लेना। बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में ओनली 2 सही रहेगा, 11 का 2 ऑप्शन सही आएगा, ओनली 2 सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है। मैच्योरेशन ऐसा नहीं होता कि दोनों ही जेंडर में सिर्फ 4, कोई भी 4 साल यहाँ पर फिक्स नहीं होता। कंप्लीट जो मैच्योरेशन है वो 25 साल की उम्र तक हो जाता है। वैसे अगर बात करें 25 साल की उम्र तक कोई भी इंसान मैच्योर हो जाता है, हालांकि इससे पहले भी मैच्योर हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि भाई इतने साल में, 4 साल में मैच्योर हो जाओगे, है ना। कोई इतने साल में भी नहीं हो पाता, कोई बहुत पहले भी हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, स्टेटमेंट 2 आपकी सही है। ठीक है। तो जिसने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर 2 वो यहाँ पर सही है। चलिए, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वही लिखा है आपका। ठीक है। वही लिखा कि बिगनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है यहाँ पर। ठीक है। प्यूबर्टी क्या है, बिगनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ही है यहाँ पर। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें आपकी बात करी गई है भाई प्यूबर्टी कब से कब तक आ जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा चलो मैं बता भी देती हूँ। चलिए, बिगनिंग ऑफ एडोलेसेंस का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब यहाँ पर बात करी जा रही है भाई सेक्स हार्मोन यहाँ पर जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं मेल और फीमेल को। ठीक है। तो जो गैमेट्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल में एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। द पीरियड इज मार्क्ड बाय फिजिकल ग्रोथ एंड चेंज इन बॉडी शेप। और जो ड्यूरेशन है प्यूबर्टी का वो पर्सन टू पर्सन यहाँ पर क्या करता है भाई, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। सबका सेम नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें बॉयज और गर्ल में, तो यहाँ पर लड़कियों में जल्दी हो जाता है, बॉयज में लेटर होता है, थोड़ा बाद में होता है। ठीक है। तो आप एज वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, एक बार बस ध्यान में रख लेना, एवरेज ध्यान में रख लेना बस। ठीक है। बाकी तो हो जाता है। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 12 का आंसर करेंगे। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन सा है डेवलपमेंट का ये जो पीरियड है, विकास की किस अवधि में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल है। कौन सी विशेषताएं, इंडिपेंडेंस का एस्टेब्लिशमेंट, स्वतंत्रता आ जाती है, आइडेंटिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। तो किस अवस्था में आ जाती है, मिडिल चाइल्ड, और कैसा सवाल है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 12 का 3 ऑप्शन इज राइट। ठीक है। एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर सारी चीजें हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। Which of the following are not the characteristics of adolescent learners? इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, किशोरावस्था के कौन सी विशेषता नहीं है, नोट पूछी है। ठीक है। चलो, दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट। भाई जो शारीरिक विकास है वो यूनिफॉर्म तरीके से चलता है, मतलब एक ही तरीके से चलता है शारीरिक विकास सभी के अंदर, लड़के लड़कियां, हर प्रकार के लड़के, हर प्रकार की लड़कियां, सबके अंदर जो यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब एक ही तरीके से चलता है, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा कहता है, नोट बताना है। ठीक है। नोट बताना है। दूसरा कह रहा है कि दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनकी आत्मा अवधारणाएं स्थिर होती है, यानी कि उनकी जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो आपका सेम तरीके से चलता, सभी का सेम तरीके से। थर्ड कह रहा है कि दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स होते हैं इसमें, इमोशनल भावनात्मक रूप से बहुत उथल पुथल बच्चे की जिंदगी में चल रही होती है। डी कहता है कि हाई होप रखते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें और आकांक्षाएं अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं। और फिफ्थ कहता है कि पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो काफी इजी सवाल है ये। 13 का आंसर बता देंगे फटाफट से। 13 का आंसर अंतल प्रभा ने दिया है 4, विच इज वेरी करेक्ट। ठीक है। ए और बी आएगा, क्योंकि सी डी ई बहुत ही बढ़िया तरीके से सही है, और ए और बी बिल्कुल भी सही नहीं है। यूनिफॉर्म फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है किसी का भी, और स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं होता है। ठीक है। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चले। चलो, 14th क्वेश्चन क्या कहता है। 14th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के लड़कियों में कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं एडोलेसेंस के दौरान, कौन कौन से होते हैं। जल्दी से पढ़ लो और आंसर करो। पहला कहता है ग्रोथ स्पॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। विकास में तेजी होती है, मतलब ग्रोथ एकदम से बहुत स्टार्टिंग में तेज होता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके डेवलप होते हैं।
भाई प्राइमरी तो कौन से होते हैं, जो आपके जो सेक्स हार्मोन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो गैमेट्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपकी प्राइमरी है। और सेकेंडरी कौन से हैं कि लाइक लड़कियों में ब्रेस्ट पार्ट का डेवलप हो जाना, ठीक है, हिप्स वाइडर हो जाना, लड़कों में जो सीना है वो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, उनकी वॉइस में परिवर्तन आ जाता है, प्यूबिक हेयर आने लग जाते हैं, ठीक है, और आर्मपिट हेयर आने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो ये सब आने स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल चेंज की। दूसरा कहता है कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है, और मसल का डेवलपमेंट हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में कमी हो रही है, बोन डेंसिटी में कमी हो रही है, हेयर और विजन लॉस में तो जाओ ही मत। बताओ कौन सा आएगा 14 का, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 15। जो नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं फिर से भी रिपीट कर दूंगी। 15 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, इसमें से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है जो किशोरावस्था के बच्चे फील करते हैं जब भी सोसाइटी की बात होती है, ठीक है, समाज की बात होती है, तो वो कौन सी एक चुनौती है जो बच्चे फील करते हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर, या फिर क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस उनको मिल रहा है, पीयर प्रेशर और सब्सटेंस अब्यूज, ओवरवेलमिंग सपोर्ट परिवार से, मतलब भयंकर समर्थन मिल रहा है, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। तो इसमें बिल्कुल क्या ही सोचना है भाई, क्या सोचना है इसमें, है कुछ सोचना इसमें, ऐसे सवाल आएंगे तो चुटकियों में बनाओगे, है ना। 15 का क्या आंसर आएगा, 15 का आंसर आएगा बी, क्योंकि सोसाइटी की बात कर रहा है तो पीयर प्रेशर आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो सगे संबंधी है, जो आपके साथी है, वो प्रेशर बनाएंगे कि चल आज मूवी देखना है, कि चल आज वहां जाना है, कि चल आज बंक मारते हैं, ठीक है। तो पीयर प्रेशर कौन बनाएगा, मतलब पीयर प्रेशर बनाएंगे ये, ठीक है। और सब्सटेंस एब्यूज, यानी कि ऐसे पदार्थों का सेवन जो नहीं करना चाहिए, लाइक अल्कोहल, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसमें। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बैरियर टू एडोलेसेंट गर्ल एजुकेशन इन सर्टेन सोसाइटीज, मतलब कुछ समाज में लड़कियों के लिए, जो किशोर लड़कियां होती हैं, किशोर लड़कियां नहीं, किशोरियों के लिए क्या एक बैरियर है, क्या एक बाधा है शिक्षा में लड़कियों के लिए। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ पर बाधा की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ सकता है, एक्सेस टू हेल्दी क्वालिटी हेल्थ केयर, या फिर अर्ली मैरिज और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो क्यों ही जाऊं मैं आगे, है ना, बहुत बढ़िया आंसर मुझे यहाँ पर सी मिल गया है, सी बिल्कुल सही है आपका। क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं आएगा, यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है, सपोर्ट नहीं, यहाँ पर बैरियर की बात हो रही है, तो 16 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। जब कंसेप्ट बन जाते हैं ना तो सवाल आपके ऐसे ही हल हो जाते हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट बनाओ बढ़िया, सवाल की टेंशन लेनी ही नहीं है। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंट इन मेनी सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ की। जब भी बात करते हैं तो बच्चे जो है वो क्या चुनौतियां फील करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है ये। इक्वल एक्सेस, मनोरंजन सुविधाओं का समान पहुंच, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, मतलब बहुत ही तनाव और चिंता का हाई लेवल है, उच्च स्तर है। डिक्रीज नीड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। बताइए फटाफट से 17th का आंसर करेंगे। 17th का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अंतर प्रभानिक बोला है कि बी है, तो हम इसको लॉक कर देते हैं, कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया है, और ये सवाल आपका सही होता है। 17th का बी, वेल डन, जिसने भी आंसर किया है, प्रभकौर ने आंसर किया है, और ये कौन, रीमा ग्रक। भाई सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ, तो बाकी मैं कोशिश करती हूँ सही बोल, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और मीडिया। जब भी तकनीक की बात होती है, मीडिया की बात होती है, तो कौन सा चैलेंज बच्चे फेस करते हैं, यहाँ पर कौन सा चैलेंज फेस करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, या फिर साइबर बुलिंग, और डिक्रीज नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल स्किल, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। फटाफट से मार्क करेंगे, बहुत ही सही, बढ़िया आंसर है ये भी। प्रभकौर ने मार्क करा है बी आंसर। चलिए ये सवाल पूरे 1 नंबर का है, मार्क कर दें इसको, लॉक कर दें। तो 18 का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल आ जाएगा 2, बिल्कुल आपका 2 ही आंसर है। जब भी टेक्निक की बात होती है तो आजकल आपने भी देखा होगा बहुत सारे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आ गए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर
टैब वगैरह वितरित करती है, ठीक है, जैसे हरियाणा में अब टैब वगैरह वितरित करे गए हैं, लेकिन बच्चे उसका कुछ और ही इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाई को छोड़ करके। तो बहुत सारा एक ऐसा कंटेंट, अनुचित सामग्री आप कह सकते हो जो बच्चे के लिए सही नहीं है। साथ ही साइबर बुलिंग, ठीक है, साइबर बुलिंग आप कह सकते हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपको कोई धमका रहा है, कोई आपको हैरेस कर रहा है, कोई आपको धमकियां दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है, लाइक फेसबुक पे, लाइक ईमेल के थ्रू, कैसे भी, ठीक है। तो वो क्या है, वो साइबर बुलिंग है, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल आपने देखा होगा ना, 10वीं कक्षा की टॉपर थी यूपी की प्राची निगम, वो तो लड़की बहुत समझदार है, कितना लोगों ने उसको ट्रोल किया है ना। तो वो क्या है, वो यही तो है। अब ये नहीं देखते लोग कि वो 10वीं क्लास का बच्चा, वो उसकी उम्र ही क्या है, मुश्किल से होगी 14-15 साल उसकी उम्र, और ऐसे में बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। वो तो बच्ची बहुत समझदार है जो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, मतलब सही है वो। 19th पे चलते हैं, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक आपके अंदर दम ना हो वो चीज करने का जो उस बच्चे ने करा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ उसको बोलने की जरूरत है। बस हार्मोन का डिसबैलेंस है उसके अंदर भी, वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, वो लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। लड़कियों में कम होता है इसलिए हमको दाढ़ी वगैरह नहीं आती है, लड़कों में ज्यादा होता है इसलिए उनको दाढ़ी नीचे आती है, बात खत्म। इतना होता है, होता दोनों में है, बस उसके अंदर ज्यादा है इसलिए उसको ये फील, वो ठीक हो सकता है, ठीक है, बट लोगों को क्या ही समझाया जाए, बिना बुद्धि के लोग हैं। 19th क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट द एडोलेसेंस स्टेज, पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डू द फॉलोइंग। भाई माँ बाप और शिक्षक बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, 19th का 4 दे दिया है, बहुत बढ़िया। प्रॉपर जेंडर एजुकेशन हम दे सकते हैं और सुटेबल एनवायरनमेंट बच्चे को देने की जरूरत है। गाइडेंस और काउंसलिंग भी उनको हम देंगे, जरूर देंगे, ठीक है, स्टेज ही ऐसी है। और ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, 19th का 4, बहुत बढ़िया जिसने भी आंसर किया है। चलो नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग अमंग एडोलेसेंस। भाई जो एडोलेसेंस की जो स्टेज है उसको डे ड्रीमिंग स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। डे ड्रीमिंग स्टेज, डे ड्रीमिंग स्टेज आप कह सकते हो लाइक फैंटेसी में जीना, कल्पना में जीना, ठीक है। मतलब सपनों में ही सोच रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मेरे को ये ही करना है, ठीक है। लाइक मतलब आप समझ रहे हो ना, दिन में सपने देखने वाली अवस्था कौन सी है, एडोलेसेंस की स्टेज है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग? इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, ये सक्रिय प्ले का फॉर्म है, या फिर रोल ऑफ एडोलेसेंस अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, मतलब हीरो वाले रोल सोचते हैं सारे, है ना, बिल्कुल हीरो वाले, ये मतलब मैं तो पता नहीं क्या ही हूं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन द मेंटल, मेंटल रूप से कम सोचते हैं, फिजिकल रूप से ज्यादा सोचते हैं, या फिर मेंटल एक्टिविटी ज्यादा और फिजिकल कम। भाई एक बात बताओ, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ना, दिन में सपने देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी कौन सी करनी है, हमने कुछ करना है उसमें, हाथ पैर थोड़ी ना मारना है, बस दिमाग ही तो हिलाना है। तो मेंटल एक्टिविटी हम ज्यादा करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? रीमा ग्रक ने बोला है 4 ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेंटल एक्टिविटी हम ज्यादा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोचना ही तो है कि मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी, है ना, तो इसमें मुझे कुछ करना पड़ा कि मैंने बोला मैं मिस इंडिया बन जाती हूँ, मुझे इसमें कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना, मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा, अपने दिमाग का इस्तेमाल, कुछ बोलना ही तो पड़ा, और क्या करना पड़ा, है ना। तो उसमें फिजिकल कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 20 का क्या आएगा? 3। 20 का 2 नहीं है अंतल प्रभा, रोल ऑफ एडोलेसेंस अडॉप्टिंग। देखो हीरोइक तो है यहाँ पे, मतलब सारे रोल किस वाले? हीरो वाले, ठीक है। सारे रोल कैसे करते हैं, मतलब हीरो वाले टाइप फीलिंग लेते हैं कि हाँ मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो 20 का क्या आ जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। हीरो वर्शिप की स्टेज है ये, हीरो वर्शिप की स्टेज है ये, ठीक है। चलो डे ड्रीमिंग के बारे में है थोड़ा सा। डे ड्रीमिंग मतलब फैंटेसी के वर्ल्ड में जीना, ठीक है, मतलब फैंटेसी, एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे हैं। बिल्डिंग कैसल इन एयर, मतलब हवा में है, मतलब लटके हुए हवा में। तो ये एडोलेसेंस की क्या है? एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, हीरोइक फॉर्म में सोचते हैं सारे, मेंटल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए
क्वेश्चन खत्म हो गए हैं ना। मैंने आपको होमवर्क दिया आज, मुझे याद नहीं रहा है। आपको ये मैंने आंसर लगा दिया यहाँ पर, ये आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना प्लीज ना जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, बढ़िया क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।